हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रेपरेशन उससे भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे आपका क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है स्वतंत्रता, एंड ये आपका सेकंड बुक से है चैप्टर। ठीक है, स्वतंत्रता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्वतंत्रता, आप सभी ने अपने बचपन से ये वर्ड सुना ही होगा, इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं, यानी कि स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं। तो आखिरकार स्वतंत्रता होती क्या है, आज हमें ये पढ़ना है। अब स्वतंत्रता क्या होती है उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि जो स्वतंत्रता है उसके नकारात्मक भी होती हैं पहलू और सकारात्मक भी होते हैं, और साथ ही साथ जो स्वतंत्रता होती है उसका अर्थ क्या होता है पूरे अच्छे से, मतलब कि हमें प्रतिबंधों को स्वतंत्रता में ऐड करना चाहिए या फिर नहीं। सारी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आज आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका पूरा चैप्टर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, एंड उसके बाद आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो फटाफट से इसे देख लो और फिर अपना एक बार सपोर्ट मटेरियल को रीड कर लेना। कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर, और उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो करके देखना। ठीक है, तो आपका सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बताइए कि जो स्वतंत्रता का हमारा अधिकार है, आप सभी को पता है स्वतंत्रता जो है वो हमारा अधिकार है। क्या है? हमारा मूल अधिकार है वो हमारा। ठीक है, मौलिक अधिकारों के अंदर आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम। और ये आपने अपने छोटे लेवल पर पढ़ा, यानी कि क्लास 8 में पढ़ा ये आपने राइट्स के बारे में। तो जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमारे आर्टिकल अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है। संविधान में जो अनुच्छेद है हमारे, आर्टिकल्स हैं हमारे, उसमें जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 है, 19 से लेके 22 तक जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं उसमें हमारा स्वतंत्रता का जो भी प्रावधान है वो हमें दिया हुआ है कि उसके प्रतिबंध क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हमें उसे फॉलो करना है। ठीक है, सारी चीज़ें। तो अब हम जो ये चैप्टर पढ़ेंगे इसमें हमें कुछ मेन पॉइंट्स यानी कि कुछ मुख्य बिंदु देखनी है। पहले हमारे एक ही स्वतंत्रता का आदर्श क्या होता है, स्वतंत्रता आखिरकार है क्या। दूसरी चीज़ होगी कि स्वतंत्रता का आदर्श प्रतिबंधों के स्रोत, और फिर प्रतिबंधों की आवश्यकता आखिरकार हमें क्यों होती है। हानि का सिद्धांत देखना है, स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, बेनाम स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। और फिर लास्ट में मैंने आपको बताया था कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के पहलू हमें देखने हैं। ये स्वतंत्रता के दो आयाम भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वतंत्रता का आदर्श। आप सभी को पता है, आप सभी ने अपने इंग्लिश के चैप्टर में पढ़ रखा है, अपने सोशल साइंस की बुक में पढ़ रखा है। ठीक है, क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, कौन सी क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा इंग्लिश में, जो कि बेस्ड था नेल्सन मंडेला के ऊपर। इंग्लिश में आपने अपना चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 10th में, जो कि क्या था, नेल्सन मंडेला के ऊपर था कि नेल्सन मंडेला कौन थे, उन्होंने किस तरीके से अपनी फ्रीडम की लड़ाई को लड़ा और किस तरीके से उन्होंने जो साउथ अफ्रीका है उसको स्वतंत्रता दिलाई। ठीक है, सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। तो अब यहाँ पर मैं शॉर्ट में ब्रीफ में आपको कुछ बताती हूँ नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला जो है बहुत ही जाने माने जो हस्ती हैं वो रही हैं, मेनली साउथ अफ्रीका में, जिन्होंने क्या किया था, जो साउथ अफ्रीका है उसको स्वतंत्रता दिलाई थी। जैसे कि हमारे यहाँ पे भगत सिंह है, महात्मा गांधी है, उसी तरीके से वहाँ पर अफ्रीका में क्या था, जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने वहाँ पर स्वतंत्रता दिलाई थी। वहाँ पे पहले जो गोरे लोग थे, यानी कि जिनका कॉम्प्लेक्शन जो था वो फेयर था, उन्होंने वहाँ पर राज कर रखा था और क्या किया था, पूरे देश को तानाशाही बना रखा था। और साथ ही साथ क्या कर रखा था, जो काले लोग थे, यानी कि जिनका कलर जो था, स्किन कलर जो था वो थोड़ा सा ब्लैक था, यानी कि थोड़ा सांवला था, डल था, उनके ऊपर शासन करते थे और उनको कोई भी ऐसे अधिकार नहीं थे, और ना ही उनको मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि उनको बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी। तो उस टाइम पे फिर नेल्सन मंडेला ने काफ़ी सारे इनके आंदोलन जो हैं वो चलाए, जिससे कि क्या हुआ, इनको स्वतंत्रता मिली, इनके देश को स्वतंत्रता मिली। और इन्होंने 28 ईयर्स तक क्या किया, जो जेल है उसमें अपने 28 साल, अपने जीवन के 28 साल एक जेल में बिताए। तो आप खुद से ही सोच सकते हैं कि उनको कोई उम्मीद भी नहीं होगी कि मुझे ऐसा मिल जाएगा या फिर मैं कभी इस जेल से बाहर भी निकल पाऊंगा, लेकिन स्टिल बाद में वो बाहर निकले थे। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अभी मैंने आपको नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा सा बताया। तो इन्होंने एक जो बुक थी वो लिखी थी, वो क्या थी, वॉक टू फ्रीडम। इनकी बुक का नाम था वॉक टू फ्रीडम, जिनमें इन्होंने पूरा मतलब कि जो फ्रीडम होती है उसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है इंग्लिश में। ठीक है, इसका जो हिंदी है, हिंदी ट्रांसलेशन भी मिल जाती है अगर हम कहीं बुक स्टोर पे जाते हैं देखने के लिए आजकल में। तो देखो, आपको इसके जो बुक्स के नाम है ना, ये विचारक होते हैं और जो भी ऐसे होते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया है
उनकी बुक्स के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। दूसरी थी आंग सान सूची, जो कि एक फ़ीमेल थी, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा लड़ाई की थी स्वतंत्रता के लिए, और इनकी पुस्तक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि हमें जो स्वतंत्रता है वो हमें क्या होगी, अपने डर से हमें अपनी स्वतंत्रता को जीतना है, एक तरीके से कहूँ तो इनके कुछ आदर्श जो थे इन्होंने दिए थे, अपने बुक्स के थ्रू दिए थे, सभी को बताया था कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। तो जो गरिमामय जीवन जीने के लिए भय मुक्त होना ज़रूरी होता है, यानी कि हम सभी को एक अच्छा जीवन जीने के लिए, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम स्वतंत्रता अगर हमें है तो हम दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करें। इसका अर्थ क्या होगा, अगर हमें स्वतंत्रता है, सपोज़ करो हमें स्वतंत्रता तो हमें है ही, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास स्वतंत्रता कुछ इस प्रकार से हो कि हम पूरी तरीके से फ्रीडम है, फ्रीली हैं, हम अपना हर काम अच्छे से कर सकते हैं, पूरी फ्रीडम के साथ कर सकते हैं, पूरी स्वतंत्रता के साथ कर सकते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, जो लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हम किसी दूसरे के घर में चोरी कर सकते हैं, वो भी हमारी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, या फिर हम किसी के साथ लड़ाई करके उसको मार पीट सकते हैं, वो भी हमारी स्वतंत्रता के अंदर आता है। हम कह देंगे कि हमारा मन कर रहा था और हमने अपने मन की सुनी और हम स्वतंत्र हैं इसलिए हमने ऐसा कर दिया। लेकिन क्या ये स्वतंत्रता जो है ये इसका सही अर्थ निकल कर आता है? नहीं। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि हम हमारी स्वतंत्रता के साथ साथ हमें दूसरों की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना है। अगर हम अपनी स्वतंत्रता का ध्यान रखते हैं और दूसरों का नहीं रखते तो इसी तरीके से दूसरे लोग भी करेंगे और उससे हमें काफ़ी तकलीफ जो है वो उठानी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। अब इसके नकारात्मक और सकारात्मक जो पहलू है ना वो चैप्टर के लास्ट में आएंगे, उसमें भी पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगी। उससे पहले हमें कुछ प्रतिबंध जो हैं वो देखने पड़ेंगे। तो सामान्यतः स्वतंत्रता को प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव के रूप में माना जाता है। इसे मानव के जो चाहे सो करे के अधिकार का पर्यायवाची समझा जाता है। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि कुछ हमारे ऊपर बाहरी प्रतिबंध जो हैं वो लगाए जाते हैं, चाहे वो बलपूर्वक लगाए जाए, चाहे वो कानूनों के थ्रू बनाकर लगाए जाएँ। जैसे कि हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ कानून तो रहते हैं ना, ठीक है। अब हम किसी से बाल मजदूरी नहीं करवा सकते, ये भी कानून है, एक तरीके से है कानून कि जो 13 से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनसे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करवाना जिससे कि वो खतरे में पड़ सके, या फिर उनसे कोई बाल मजदूरी नहीं करवानी है। ऐसा कानून बना हुआ है। तो वो क्यों बनाया गया है? ताकि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो। जो बचपन हमने गुजारा है वो उन्हें भी गुजारने का पूरा पूरा अधिकार है। इस तरीके से आप रिलेट करके चल लेंगे तो ईजी बन जाएगा चैप्टर। उसके बाद जो हब्स हैं उनके अर्थात उन्होंने क्या कहा है, जो चाहे वो करे, कि स्थिति को स्वच्छंदता की स्थिति कहा जा सकता है जो प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध होती है। अब सबसे पहले हमें कुछ इसके 4 जो टाइप्स होते हैं स्वतंत्रता के वो देखने हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं वो देखेंगे अभी हम फटाफट से। देखो, जो स्वतंत्रता है उसके 4 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? पहला होता है प्राकृतिक प्रकार, दूसरा है व्यक्तिगत प्रकार, तीसरा है आपका राजनीतिक स्वतंत्रता, चौथा है आपका आर्थिक अधिकार, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता की, यानी कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जो करना चाहे वो पूर्णतः स्वतंत्र है, वो उसके लिए वो चीज़ कर सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करे, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। प्रकृति से हमारा जुड़ाव कितना है, हम जब चाहें पार्क में जा सकते हैं। पार्क जो होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, सभी को स्वतंत्रता है वहाँ पर जाने की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे पब्लिक में अगर कोई पार्क बना हुआ है तो खाली उसमें हम ही जाएंगे, कोई और नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। सेकंड है, फिर इन्होंने कहा कि मानव के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बंधन ना हो। लेकिन देखो, एक तरीके से इन्होंने कहा है कि मानव के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बंधन ना हो, ये तो नकारात्मक आयाम हो गया ना स्वतंत्रता का, कि अगर हमारे किसी भी कार्य पर कोई भी बंधन नहीं होगा तो फिर हम कुछ गलत भी कर सकते हैं। अगर हम ना करें तो कोई दूसरा व्यक्ति तो उसका गलत फ़ायदा उठा सकता है ना, तो ठीक है। फिर उसके बाद है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है? निजी मामलों में जो अपनी निजी मामले होते हैं उसमें अपना विकल्प लेने की स्वतंत्रता। जैसे कि आप सभी अभी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, जब आप क्लास 10th में थे और आपके जो बोर्ड्स थे वो कंप्लीट हो गए थे, तो उसके बाद आपको स्वतंत्रता थी कि आपको क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है अपने आगे की पढ़ाई के लिए। ये एक फ्रीडम थी, ऐसा तो नहीं था कि आप पर वो जो सब्जेक्ट था वो थोपा गया था। या फिर हो सकता है कि आपके मार्क्स जो थे वो बहुत ही कम हो, इस वजह से स्कूल वालों ने आपको वो वाला सब्जेक्ट दिया हो, वो बात अलग है, लेकिन आप पर वो थोपा नहीं गया था। आप चाहते तो आप स्कूल चेंज कर सकते थे, अपने सब्जेक्ट को आप दूसरा कर सकते थे, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद है जीवन की सुरक्षा का अधिकार होता है हमारे सभी के पास, यानी कि आपको एक चीज़ आपने पढ़ी होगी अपने
पिछले चैप्टर्स में पोल साइंस में ही क्लास 11th में, कि हमें अपने खुद की सुसाइड करने का भी अधिकार नहीं होता एक तरीके से, यानी कि हमें जीने का अधिकार होता है जिसमें हम अपनी खुद की जान भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई सुसाइड करके कोई बच जाता है, फॉर एग्जांपल कोई सुसाइड कर रहा है और वो बच गया, तो उसको आगे सज़ा जो है वो भोगनी पड़ेगी, उसको जेल की सज़ा भी हो सकती है, काफ़ी सारी सज़ाएं जो हैं उसके लिए होती हैं, ठीक है। उसके बाद है व्यक्तिगत स्वतंत्रता में ही विचार, अभिव्यक्ति तथा आस्था की स्वतंत्रता, यानी कि हमारे विचार कैसे हैं, हम अभिव्यक्त अपनी जो बात है हम किसी दूसरे के सामने रख सकते हैं, अपने जो आस्था है यानी कि हम किस चीज़ में आस्था रखते हैं, सारी चीज़ों की स्वतंत्रता हमारे पास है। उसके बाद है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय होता है, राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार, यानी कि जो भी राज्य के कार्य होते हैं उसमें हमारी मर्जी है कि हम उसमें भाग लें या फिर ना लें। ऐसे थोपा तो नहीं गया है ना, ऐसा हमसे कहा तो नहीं गया ना कि ये काम हमें करना ही है, कंपलसरी है, ऐसा तो नहीं है। मतदान का अधिकार, यानी कि हम मत देकर आते हैं, वोट डाल कर आते हैं, तो वोटिंग का अधिकार हमें है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सभी को देकर आना है, अगर कोई नहीं देकर आएगा तो उसे सज़ा मिलेगी, ऐसा तो नहीं है। हम अपनी मर्ज़ी से जाते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही हम जो पार्टीज़ होती हैं उसको वोट डालते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर से दबाव आए कि इस पार्टी को डालना है तो हमें इसी को डालना है, ऐसा नहीं होता। गुप्त मतदान जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। उसके बाद है आपका शासन नीतियों की तथा कार्यों का समर्थन अथवा विरोध करने का, यानी कि जो भी शासन कर रहे हैं हमारे देश के ऊपर, जैसे कि आज प्रेजेंट में वर्तमान में शासन कौन कर रहा है, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो कुछ ऐसा कानून या फिर कुछ ऐसी नीति बनाते हैं जो कि हमारे लिए है वो नीति, यानी कि जनता के लिए है वो नीति, तो हमारे को ये स्वतंत्रता होती है कि हम क्या करें, हम उस नीति का विरोध भी कर सकते हैं या फिर उसका समर्थन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी नीति बनाई गई है तो हमें उसका विरोध करने का भी पूरा अधिकार है और उसका समर्थन करने का भी पूरा अधिकार है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार से क्या अभिप्राय है, आर्थिक अधिकार का मतलब है कि हम चाहें तो हम अपना कारोबार खुद से शुरू कर सकते हैं, जिस कारोबार में हमारा इंटरेस्ट है वो हम कर सकते हैं। ऐसा आगे से कोई दबाव नहीं आ रहा है कि हमें इसी कारोबार में जाना है या फिर यही काम हम खोल सकते हैं, दूसरा नहीं खोल सकते, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई लाभकारी पद पाने या कारोबार करने का अधिकार होता है, यानी कि अगर हम चाहें तो हम IPS ऑफिसर भी बन सकते हैं, हमारी इच्छा के ऊपर है, बस हमें टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद है अभाव से मुक्त का अधिकार होता है, और उसके बाद इन्होंने इसी में नीचे दिया कि वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण का अधिकार भी इसी में आ जाता है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था। उसके बाद है उदारवादी बेनाम मार्क्सवादी धारणा, यानी कि उदारवादी को देखेंगे हम उसकी धारणा क्या थी, फिर मार्क्सवादी को देखेंगे कि उसकी धारणा क्या थी। तो ऐतिहासिक रूप से उदारवादी ने मुक्त बाजार और राज्य के न्यूनतम पक्ष लिया है, यानी कि जो इतिहास गवाह है इस चीज़ के लिए कि जो उदारवाद है हमारा, उसने हमेशा से मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम पक्ष के ऊपर ही क्या लिया है, उसका पक्ष जो है वो लिया है। उसके बाद इन्होंने कहा हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका की स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने वाले उपायों की ज़रूरत होती है, यानी कि जो आर्थिक असमानता है और सामाजिक असमानता है उसको कम करने के लिए कुछ ना कुछ जो उपाय हैं उनको निकालने की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद है अच्छा, तो उसके बाद आप सभी को एक चीज़ देखनी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्या कि जो उदारवाद है उसने पहले क्या कहा कि मुक्त बाज़ार करना चाहिए। मुक्त बाज़ार का अर्थ क्या होता है, यानी कि अगर आपके पॉलिटिकल साइंस की NCERT बुक है, ठीक है, उसको कौन पब्लिश कर रहा है, NCERT कर रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, NCERT बुक अगर उसी के पास है ओनली और किसी के पास नहीं है तो वो क्या करे, वो अपना प्राइस कितना भी रख ले, इसका अर्थ होता है मुक्त बाज़ार। यानी कि अगर उसका मन करे तो उसको 500 की रख ले, एक छोटी सी बुक को 1000 की भी रख सकता है। तो क्या इससे सभी लोगों को वो बुक जो है वो अवेलेबल होगी, जो गरीब जो लोग होते हैं, गरीब जो वर्ग होता है, क्या वो उस बुक को खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा। इसीलिए मुक्त बाज़ार को बाद में हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिया कि कल्याणकारी चीज़ें करनी, कल्याणकारी जो राज्य हैं उसमें भूमिका को स्वीकार किया उदारवाद ने। पहले इनका मानना था कि मुक्त बाज़ार हो, यानी कि जिसका मन जितना बेचने का करे वो उतना बेचे, लेकिन फिर बाद में क्या किया गया कि जो कल्याण है हमें वो भी करना है, सभी लोग तो नहीं खरीद सकते ना उसी प्राइस पर, इसीलिए हमें कुछ ऐसा प्राइस जो है वो तय करना चाहिए बुक्स वालों को कि उसमें सभी लोग खरीद सकते। फॉर एग्जांपल 100 की कर दे, 150 की कर दे, 200 की कर दे, ठीक है, इतनी होती हैं, इससे ज़्यादा महंगी तो आपने कोई बुक नहीं देखी है। हालांकि 100 से कम की भी बुक होती हैं आजकल, आप सभी ने देख रखा है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो क्या है,
ठीक है। अब ये तो मैंने बात की कि बुक्स की, लेकिन कल्याणकारी जो कार्य है वो हमारी सरकार भी कर रही है। किस तरीके से कर रही है? आज का टाइम है कोविड-19 का, और इस टाइम पे सभी को वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो क्या हुआ, अब वैक्सीनेशन बनाने वाला तो कोई एक ही था हमारे इंडिया में, ठीक है। कोई टीम होगी उनकी, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि जगह जगह बन रही है और सभी जगह जगह लगा रहे हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं था। सबसे पहले एक टीम ने बनाई, तो वो टीम चाहती तो उस वैक्सीनेशन को बहुत हाई प्राइस रख देती, यानी कि 5,000, 10,000, 20,000, यहाँ तक कि लाखों में भी उनकी वैक्सीनेशन बिक सकती थी। लेकिन हमारी जो सरकार है उन्होंने इसी की विचारधारा को फॉलो किया, और क्या किया, इन्होंने जो वैक्सीनेशन है वो फ्री में प्रोवाइड की। आप सभी ने देखा है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे उनमें जाकर सभी ने लाइन लगाकर क्या किया, वैक्सीनेशन करवाई। आप सभी ने भी करवाई होगी, अब तो फ़िलहाल करवाई ली होगी, क्योंकि जो 18 बिलो हैं उनके लिए लगनी स्टार्ट हो चुकी थी पीछे ही, ठीक है। तो आई होप आपने करवा लिया होगा। तो आपने यहाँ से देखा कि जो कल्याणकारी जो नीति है वो यहाँ से इन्होंने अपनाई है उदारवादी की, यानी कि उदारवादी ने पहले तो कहा था कि मुक्त बाजार होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे टाइम टू टाइम फिर उन्होंने ये जो है इस चीज़ को स्वीकृति दे दी कि जो कल्याणकारी कार्य हैं वो भी हमें करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है सकारात्मक उदारवादी। जो सकारात्मक उदारवादी है वो कौन से हैं? हॉब्स, लॉक तथा लास्की जो है ये क्या है, ये सकारात्मक उदारवादी हैं। अब इन्होंने भी कुछ कहा है, समर्थन करते हुए कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जो हमारे कानून होते हैं वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, यानी कि हमें जो फ्रीडम है, हमें करने की कुछ भी करने की फ्रीडम है, यानी कि हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। हालांकि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो दूसरे व्यक्ति हैं उनकी स्वतंत्रता का कोई भी हनन ना हो। वो चीज़ ध्यान रखते हुए हमें अपनी स्वतंत्रता की पूरी ये रक्षा करने का अधिकार है कि हमारी स्वतंत्रता बनी रहे, ठीक है। तो ये जो हॉब्स, लॉक हैं और लास्की है, ये इसी चीज़ को समर्थन करते हैं। सार्वजनिक हित में व्यक्तियों को सर्वोत्तम विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं, यानी कि स्वतंत्रता तो हो, लेकिन साथ ही इस चीज़ के लिए भी समर्थन करते हैं कि कुछ ऐसे प्रतिबंध जो हैं वो लगाए जाने चाहिए हमारी स्वतंत्रता के ऊपर, जिससे कि सभी व्यक्तियों को सामान्य स्वतंत्रता जो है वो मिले। ऐसा ना हो कि किसी को ज़्यादा ही मिल रही है, ऐसा भी ना हो कि किसी को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो क्या है? उदारवादी व्यक्ति अगत स्वतंत्रता को समानता जैसे मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की नज़र से देखते हैं। जो उदारवादी हैं वो हमेशा से ही क्या करते हैं, वो हमेशा से स्वतंत्रता को व्यक्तिगत रूप में देखते हैं। व्यक्तिगत रूप में देखने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने स्वयं की स्वतंत्रता को क्या करे, उसकी रक्षा करे, ठीक है। हमेशा से उदारवादी का अर्थ यही रहा है कि व्यक्तिगत रूप में स्वतंत्रता को देखते हैं, उसी के लिए कार्य करना, और इसके चलते चलते वो क्या करते हैं, जो राजनीतिक सत्ता होती है उसको भी संदेह की नज़र से देखते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं हमारे जो मार्क्सवाद हैं उसकी। मार्क्सवाद को हमेशा से हम क्या बोलते हैं, समाजवादी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसका अर्थ आज आपको पता चलेगा। जो मार्क्सवादी होते हैं वो हमेशा से क्या करते हैं, वो समाज के लिए जो स्वतंत्रता है उसको सामाजिक रूप में देखते हैं। जैसे कि उदारवादी व्यक्तिगत रूप में देख रहे थे, वैसे ही जो मार्क्सवादी हैं वो स्वतंत्रता को समाज जो है सामाजिक रूप से देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इसके बाद कि स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा सभी लोगों के लिए इसके समान हितों की कामना करती है। वर्गों के वर्गों के बोझ से दबे हुए बुजुर्ग समाज से में उसके निहितार्थ भिन्न वर्गों के लिए भिन्न होते हैं। इसीलिए जबकि पूंजीवाद व्यवस्था के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था नहीं आती जब तक वास्तव में स्वतंत्रता संभव नहीं है। अब इस पॉइंट का अर्थ क्या है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, आप इसको लिख सकते हैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो। क्या है कि पहले मार्क्सवाद की जो धारणा थी वो क्या थी कि जो स्वतंत्रता है वो सभी के लिए समान होनी चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ, एक जो बुजुर्ग वर्ग है, एक समाज में से एक बुजुर्ग वर्ग निकल कर आया और उन्होंने बताया कि जो स्वतंत्रता है हमें जब तक नहीं मिल सकती जब तक हमारे समाज में असमानता फैली हुई है। इसका अर्थ क्या है कि एक गरीब वर्ग है उसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। जब देखो एक जो गरीब जो लोग हैं, यानी कि उसके पेट भूखा है, उसको रोटी चाहिए, खाना चाहिए, 2 वक्त का कम से कम खाना चाहिए, भोजन चाहिए, अगर उसको वो भी नहीं मिल रहा है तो क्या वो स्वतंत्रता को देखेगा? नहीं देखेगा ना। इसीलिए सभी को, जब तक हमारा जो समाज है उसमें समानता नहीं फैलेगी जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। यानी कि अगर जो पूंजीवादी लोग होते हैं, जो पूंजी होती है, जिनके पास बहुत अमीर होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हीं को स्वतंत्रता हो, सभी को। इसीलिए जो सरकार होती है, आप सभी ने देख रखा हो, फ्री में खाना बंटवाती है। कोविड के टाइम पे इतना ज़्यादा फ्री में उन्होंने खाना बंटवाया, इसीलिए बंटवाया ताकि जो गरीब वर्ग हैं उनको
दो वक्त का खाना मिल सके। अब उसके बाद कुछ प्रतिबंध हैं, उनके स्रोत हम देख लेते हैं कि जो प्रतिबंध है वो किस तरीके से हम लगा सकते हैं। ठीक है, उसका पहला क्या है आपका, प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण हो, यानी कि प्रभुत्व जैसे कि जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है वो कुछ कायदे कानून ऐसे बना दें, कुछ ऐसा हमारे ऊपर कंट्रोल लगाए जिससे कि हम अपनी स्वतंत्रता के चलते चलते दूसरों की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखें। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा कि अच्छा चलो, अभी ये सब समझने से पहले ना एक चीज़ को ध्यान रखना है, क्या इसे अभी क्रॉस कर दो और भूल जाओ। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो प्रतिबंध होते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं स्वतंत्रता पर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर हमें पूर्णतः स्वतंत्रता होगी तो हम कुछ भी कर देंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मर्डर भी कर देते हैं, तो क्या उस केस में उनको तो स्वतंत्रता है, वो भी स्वतंत्र हैं, राइट टू फ्रीडम है उनके पास, तो ये बोलकर क्या वो बच सकते हैं? नहीं ना, उनको तो जो कानून है वो उनको सज़ा देता है। तो ये कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ऐसे ही आप सभी ने देख रखा है कि हम किसी पार्टी में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर डीजे बज रहा होता है, बहुत हाई वॉल्यूम में बज रहा होता है। ठीक है, लेकिन उसकी कुछ टाइम लिमिट होती है, जैसे कि आपका वो बजता है कम से कम रात के 11 बजे तक ही बज सकता है, वो उससे ज़्यादा नहीं बजेगा, रात के 11 बजे तक ही बज सकता है। ऐसा क्यों लगाया गया है? ताकि हम तो स्वतंत्र हैं, यानी कि जो शादी करवा रहा है उस टाइम पे जो उसका ओनर है वो तो स्वतंत्र है, लेकिन जो उसके आसपास जो भी घर वाले जो वहाँ पर रह रहे हैं, छोटी छोटी जो बस्ती होती है वहाँ पे बसी हुई है, तो क्या होगा, उनको प्रॉब्लम होगी। वो रात को सो नहीं सकता, कोई लेट नाइट स्टडी करता है वो नहीं पढ़ सकता। अब आप अपने से ही लगा कर चल सकते हैं, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और आपके पास में कोई ऐसा बैंकेट हॉल है या फिर कोई ऐसी वाटिका टाइप है और वहाँ पे कुछ ऐसे शादी पार्टी में डीजे वगैरह बज रहे हैं, तो क्या आपको पसंद होगा? आप कहेंगे कि प्लीज़ इसे बंद करो, कुछ भी करके, मतलब आपका मन ऐसे करेगा, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करोगे 11 बजे तक, क्योंकि ये एक टाइम जो है ये ना तय कर दिया गया है कि 11 बजे तक बजा सकते हैं और उसके बाद बंद हो जाना चाहिए। हालांकि ऐसा कई बार होता है कि क्या करते हैं 11 बजे के बाद भी बजाते रहते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक उपाय होता है कि हम पुलिस को बुला सकते हैं उस केस में। लेकिन इसके ऊपर भी आपको कुछ ऐसे सकारात्मक जो प्रभाव है वो बताऊंगी। इसमें नैतिक जो प्रतिबंध है हमें वो भी लगाने चाहिए। हम ऐसा ना करें कि छोटी छोटी चीज़ों पे हम कायदे कानून बनाने स्टार्ट कर दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो स्वतंत्रता है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसीलिए काफ़ी सारे जो विचारक हैं उनका मानना ये होता है कि हमें कुछ नैतिक प्रतिबंधों को भी अपनाना चाहिए। यानी कि अगर ऐसा हो रहा है हमारी सोसाइटी में, अगर कोई ऐसा कर रहा है, उसको म्यूज़िक सुनना ज़्यादा ही पसंद है या फिर डांस करना ज़्यादा पसंद है और रात के 12-12 1-1 बजे तक ऐसा कर रहा है, तो हम पुलिस को ना बुलाएं, हम उसको एक बार उसको समझा सकते हैं। अगर वो फिर भी नहीं समझ रहा है तो फिर हम उससे बोलना छोड़ दें, कुछ ऐसे नैतिक मूल्यों को अपनाएं जिससे कि क्या होगा, जिससे कि हमारी जो स्वतंत्रता है वो कायम रहेगी। ठीक है, और लड़ाई भी नहीं होगी इससे। तो अब आपने समझ लिया कि प्रतिबंध लगाने क्यों ज़रूरी है, तो ये आपका इसमें आ जाएगा कि प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से हम लगा सकते हैं। सेकंड आपका बलपूर्वक या फिर कानून के माध्यम से, जैसे कि कानून बने हुए हैं, शोषण के खिलाफ कानून होता है जिसमें कि अगर किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है, चाहे वो बाल मजदूरी का हो रहा हो, चाहे और भी चीज़ों में होते हैं शोषण, घरेलू हिंसा होती है, तो उस केस में कानून बने हुए हैं, क्योंकि जो जिसके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है उसको भी तो स्वतंत्रता का अधिकार है ना, तो वो उसके लिए जाकर न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, कोर्ट में जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य, यानी कि कुछ कल्याणकारी कार्य करने, जैसे कि मैंने आपको पीछे समझाया कि कल्याणकारी कार्यों में क्या चीज़ आती है, जो कि उदारवादी में फॉलो की गई थी। उसके बाद था आर्थिक असमानता के कारण, यानी कि आर्थिक असमानता के कारण मतलब कि कुछ लोग तो बिल्कुल ही गरीब हैं जिनको क्या करना पड़ रहा है, अगर देखो उनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या वो स्वतंत्रता को पूछेंगे? क्या वो उसका महत्व समझेंगे? क्या वो उसका अर्थ समझेंगे? नहीं ना, वो तो पहले ये चाहेंगे कि उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाए और उसके लिए वो कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा होता है, तो उसमें उनकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो इस पर भी कुछ प्रतिबंध लग सकते हैं। उसके बाद है सामाजिक असमानता के कारण, यानी कि हमारे जो सोसाइटी है उसमें कुछ ऐसी असमानता होती हैं जो कि हमें लगानी बहुत ही ज़रूरी होती है, वरना क्या होगा, जो स्वतंत्रता है उसका कई लोग बहुत उससे फ़ायदा उठा लेते हैं। उसके बाद है जो प्रतिबंध है उनकी आवश्यकता क्यों है, इसके ऊपर बात करते हैं। पहला तो प्रतिबंध की आवश्यकताएं क्यों हैं, सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे सीमित साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, जैसे कि पेट्रोल है और काफ़ी सारे कोयला होता है। ठीक है, उनको हम बेफालतू में क्यों यूज़ करें, फिजूल में क्यों उसको यूज़ करना, ऐसा है, इसीलिए हमें इसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, पानी जो है हमने ये बना रखा है कि पानी को कहीं ऐसा चलता ना छोड़े, खुला ना छोड़े, इस तरीके से अगर हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि हमें स्वतंत्रता है और हम तो कितना पानी बहाएं, ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है, फिर दूसरा है दूसरे व्यक्तियों के आधार की
अधिकारों की पूर्ति करना। जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके अधिकार भी है, जैसे हमें स्वतंत्रता का अधिकार है वैसे दूसरे व्यक्ति को भी स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उसके अधिकार का हनन ना हो, इस तरीके से हमें स्वतंत्र रहना है। फिर है सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य हेतु यानी कि प्रतिबंध की आवश्यकता इसीलिए भी है ताकि जो सार्वजनिक जो कल्याण है यानी कि जो गरीब वर्ग है उनके कल्याण करना है, या फिर जिनको कुछ चीज़ों का अभाव है, जो चीज़ उन्हें नहीं मिल सकती, उनके लिए हमें इन प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका टकराव की स्थिति को रोकने के लिए प्रतिबंध, यानी कि अगर हम ऐसा करें कि हमारे पास तो स्वतंत्रता है और हम कितनी भी शोर कर लें, कुछ भी कर लें, तोड़ फोड़ कर दें, ऐसा कर सकते हैं कि हम तो उसके घर को तोड़ेंगे, भाई हमें स्वतंत्रता है, तो क्या इससे क्या होगा, लड़ाइयाँ होगी, टकराव होगा, यहाँ तक कि किसी का खून भी हो सकता है, बहुत ही जो हिंसा है वो फैल जाएगी पूरे ही समाज में। और ये जो आप सोच ही सकते हैं अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हमें स्वतंत्रता हो और हम किसी का घर तोड़ दें, तो इस स्थिति में क्या होगा, क्या हम जहाँ पर आज हम रह रहे हैं वहाँ पर हम रह सकेंगे, या फिर मैं कहूँ तो ये विश्व ही नहीं रहेगा अगर इस तरीके की स्वतंत्रता प्रोवाइड कर दी जाए। तो इसलिए जो प्रतिबंध है उनकी आवश्यकता तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद एक और बचता है आपका, ये क्या है, मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने के लिए, यानी कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके लिए भी प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है, यानी कि अपने विचारों को प्रकट करना, अपने तर्क देना चीज़ों पर, ठीक है, बातों पर, उस चीज़ से रिलेट करके चल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हानि का सिद्धांत, ये आपका बहुत ही मेन पॉइंट है इस चैप्टर का। हानि का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे फटाफट से। क्या है, किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज में किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के उचितपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना, यानी कि अगर हम स्वतंत्र हैं तो हमारे पास एक चीज़ है आत्मरक्षा। अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए तो उसके लिए आत्मरक्षा जो है वो करनी पड़ेगी, यानी कि हम अपनी जो सुरक्षा है उसे तो करें ही साथ हम दूसरों के लिए भी ये चीज़ सोचें कि जहाँ हम स्वतंत्र हैं वहाँ दूसरे भी स्वतंत्र हैं। अगर हम अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं तो दूसरों की स्वतंत्रता की जो हानि है वो नहीं होने देनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका हानि का सिद्धांत। फिर आपका क्या है, जे एस मील कौन है, एक विचारक है, ने कहा कि वह महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा स्वयं संबंध और परासंबंध के रूप में। स्वयं संबंध और परासंबंध रूप को अभी हम देखेंगे नीचे, जो कि व्यक्ति के कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है, उसके टाइप्स बताए गए हैं, जिसका प्रभाव केवल कार्य करने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, और परासंबंध जिसमें कि कार्य का प्रभाव दूसरों के ऊपर भी पड़ता है। तो देखो यहाँ पे जो व्यक्ति के कार्य हैं उसको दो में विभाजित किया गया है। पहला है स्वसंबद्ध, स्वयं यानी कि स्व जिसमें स्वयं आ गया, स्वयं का अर्थ है खुद से, यानी कि जो कार्य हम कर रहे हैं जिसमें ओनली हम पर ही उसका जो प्रभाव पड़ रहा है उसको हम कहेंगे स्वयं संबंध। लेकिन दूसरा है परासंबंध। परासंबंध का क्या होगा, इसका अर्थ है कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि हम स्वतंत्रता के चलते कुछ भी कर दें और दूसरों का ख्याल ही ना रखें। ठीक है, तो ये होता है हानि का सिद्धांत। उसके बाद राज्य का किसी राज्य का किसी व्यक्ति के कार्य व इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य किसी हानि से बचाना होता है, यानी कि अगर कोई राज्य है और वे व्यक्तियों के कार्यों और इच्छा के खिलाफ कुछ प्रतिबंध लगा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है कि जो हानि होने वाली है उससे उसको बचा दे, यानी कि दूसरे जो व्यक्ति है उनकी स्वतंत्रता की हानि होगी इससे। ठीक है, टकराव की स्थिति बढ़ेगी तो उसको बचाने का है। फिर है स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, बेनाम स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम। इसके बारे में फटाफट से पढ़ लेते हैं। क्या है स्वतंत्रता, लिबर्टी, बेनाम स्वतंत्रता, फ्रीडम। एवं हम प्राय स्वतंत्रता संकल्पना को फ्रीडम तथा लिबर्टी के समार्थक शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं हुए देखते हैं, परंतु इन दोनों संकल्पनाओं के मध्य कुछ मूलभूत अंतर है जिन्हें समझना आवश्यक है। लिबर्टी लैटिन शब्द का से आया हुआ है जिसका अर्थ है मुक्त व्यक्ति की स्थिति। ठीक है, लिबर्टी जो शब्द है यानी कि स्वतंत्रता को हम लिबर्टी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये जो शब्द है वो कहाँ से आया हुआ है, वो आया हुआ है लैटिन से, और लैटिन शब्द का अर्थ क्या निकल कर आता है, यह आता है मुक्त व्यक्ति की स्थिति। जबकि जो स्वतंत्रता है वो लिबर्टी अंग्रेजी शब्द फ्रीडम से बना है। जो फ्रीडम है वो हमारा इंग्लिश का वर्ड है और जो लिबर्टी है वो हमारा लैटिन का शब्द है। ठीक है, बात याद रखें, जिसका अर्थ है मुक्त राज्य। क्लियर है, तो यहाँ पे दो मतलब निकल कर आ रहे हैं। जो लिबर्टी है उसका अर्थ है कि मुक्त व्यक्ति की स्थिति, यानी कि हम खुद से देखें, और जो फ्रीडम है उसका अर्थ क्या निकल कर आ रहा है, मुक्त राज्य, यानी कि हम अपने साथ साथ दूसरों को भी देखें। ठीक है, तो लिबर्टी व्यक्ति की स्वतंत्रता की इच्छा के अनुसार कार्य करने तथा स्वयं को अभिव्यक्ति करने की शक्ति है, जबकि फ्रीडम किसी
के कार्य को निश्चित करने की शक्ति होती है। यानी कि हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके इच्छा अनुसार जो हम कार्य कर रहे हैं, अपनी जो अभिव्यक्ति की शक्ति, उसको हम लिबर्टी के रूप में परिभाषित करेंगे, और जो फ्रीडम है उसको हम दूसरों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि दूसरों के अधिकार की हानि ना हो, उसके रूप में परिभाषित करेंगे। फ्रीडम लिबर्टी से अधिक ठोस संकल्पना है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो फ्रीडम है उसको हम क्या करते हैं, फ्रीडम का अर्थ है कि मुक्त राज्य, यानी कि हमारे साथ साथ दूसरों को भी उस चीज़ का अधिकार हो। ठीक है, तो उससे हमें रिलेट करते हुए चलना है। तो फ्रीडम व्यक्ति के राज्य के साथ अन्य व्यक्तियों के साथ एवं परिस्थितियों के साथ संबंध संकल्पना है। राज्य लिबर्टी के माध्यम से अपने नागरिकों को फ्रीडम की गारंटी प्रदान करता है। नेक्स्ट फिर आपका है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में आपका फ्रीडम है क्या है, एक मुक्त व्यक्ति की स्थिति, यहाँ पे फ्रीडम बता रहे हैं। ठीक है, एक मुक्त व्यक्ति की स्थिति, कार्य करने की शक्ति और कुछ करने के लिए स्वतंत्रता, यानी कि हमारे ऊपर क्या है, हमारे लिए स्वतंत्रता है, हम स्वतंत्र हैं अपने लिए, हम जो कार्य करना चाहते हैं हमारे पास उसकी शक्ति, हम कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी कुछ प्रतिबंध जो है वो लगे हुए हैं, और वो लगने काफ़ी आवश्यक है, जो कि हमने पढ़ लिया है पहले ही। उसके बाद है स्वतंत्रता में लिबर्टी। लिबर्टी क्या है, स्वतंत्र इच्छा की अवस्था। ठीक है, जिसमें हमारी इच्छा, हम कुछ भी कर सकें, कुछ भी चाहें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। निर्णय लेने की शक्ति और किसी से स्वतंत्र। ठीक है, उसके बाद है इन दोनों संकल्पना के मध्य एक सामान्य विशेषता यह है कि यह दोनों संबंधित अर्थात एक दूसरे की प्राप्त में बाधा मुक्त है। इसके अर्थात अतिरिक्त दोनों अपने बोध के संदर्भ में नैतिक अनुरूपता को पालन करते हैं। यानी कि इन दोनों में थोड़ी सी सिमिलैरिटी क्या है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इन दोनों में कुछ कुछ बातें सिमिलर हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत ही अलग है। वो क्या है कि फ्रीडम में क्या होता है, फ्रीडम में हमें दूसरों को भी देखना होता है, और लिबर्टी में इसका अर्थ है कि हम अपने आप को, अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को देखें। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के आयाम। ये आपका लास्ट जो टॉपिक है वो है आपके चैप्टर का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है, दो होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। यानी कि आप सभी ने देख रखा है, अगर किसी चीज़ का सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव उसकी कुछ है, आयाम है उसका, जो सकारात्मक आयाम है, तो उसका नकारात्मक आयाम होना भी बहुत ही आवश्यक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो क्या होगा, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है हमारे नकारात्मक भाव में, इसका यह है निहितार्थ है कि जहाँ तक संभव हो प्रतिबंधों का अभाव। यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो इसको बढ़ावा देती है कि जो स्वतंत्रता है उसमें प्रतिबंध ना लगे हों। ठीक है, क्योंकि प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता को में कटौती करती है, इसके जो इच्छानुसार कार्य करने की छूट, कोई व्यक्ति के कार्य पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। यानी कि इसका जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, इसका अर्थ ये है कि जो स्वतंत्रता हमें मिल रही है उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा तो इससे काफ़ी सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ेगी। ठीक है, समर्थन जॉन्सटाउन मिल और F.A. हायक आदि का। ठीक है, उसके बाद फिर है सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक स्वतंत्रता में इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसमें प्रतिबंध होने चाहिए स्वतंत्रता के ऊपर। ठीक है, इसको आप बांट सकते हैं कि नकारात्मक में प्रतिबंध ना हो, उनका मानना ये है, और सकारात्मक में प्रतिबंध हो। तो नियम व कानूनों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जिससे मनुष्य अपना विकास करे। यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध अनिवार्य होने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका, मानव समाज में रहता है, उसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका जीवन बंधनों द्वारा विनियमित होना आवश्यक हो जाता है। तर्क बंधनों का उपस्थित होना आवश्यक हो जाता है। समर्थन इसका कौन कर रहे हैं, T.H. ग्रीन व प्रो इसाह ब्लामिन। ठीक है, ये इसका जो समर्थन है वो करते हैं, ये कुछ विचारक हैं, ये इसका समर्थन कर रहे हैं, और ऊपर जो नकारात्मक थे उनका समर्थन जो था वो ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने हैं, दोनों के दोनों याद भी रखने हैं। उसके बाद आपका है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी अति आवश्यक है। तो क्या है, चार जो सुलभ तर्क हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बताया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा है। जॉन स्टोक मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में सबल तर्क रखते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थिति में गलत और भ्रामक लग रहे हैं। यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिसके विचार जो हैं वो दूसरों से थोड़े से अलग हैं। अब ऐसा होता है, कई बार आपने कभी देखा हो, ऐसा होता है कि अगर कोई लड़ाई चल रही है, कोई बहस हो रही है, तो सभी के विचार अलग अलग होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सभी के सिमिलर होंगे, नहीं हो सकता ऐसा तो। ठीक है,
तो इस स्थिति में जब सभी के विचार अलग अलग है तो उन्हें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ऐसा ना हो कि हम अपने विचार दूसरों पर थोप रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ मुझे सही लग रही है वही सभी को सही लगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, तो जो अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर गलत भी बोल रहा है तो उसे भी उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, उसे तर्क देने की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे कुछ 4 चीज़ें, हमें 4 पॉइंट्स बताए हुए हैं, तर्क दिए हुए हैं। पहला क्या है, कोई भी विचार पूरे से गलत नहीं होता, उसमें सच्चाई का कुछ भी अंश होता है। यानी कि जो कोई भी कुछ भी विचार दे रहा है, तर्क दे रहा है, तो वो पूरी तरीके से गलत नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। सेकंड है, सत्य स्वयं से उत्पन्न नहीं होता बल्कि विरोधी विचारों से टकराव से पैदा होता है। यानी कि जो सत्य है वो अपने आप से उत्पन्न नहीं होता है, जब हम बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं, टकराव होते हैं, तभी वो उत्पन्न होता है। जब किसी विचार के समक्ष एक विरोधी विचार आता है तभी उस विचार का विश्वसनीय सिद्ध होना निश्चित है। यानी कि अगर कोई विरोधी विचार हो, उसके समक्ष कोई विश्वसनीय जो विचार है वो आ रहा है, तभी तो वो सिद्ध होगा कि हाँ वो विश्वसनीय है, तभी तो सिद्ध होगा कि हाँ वो सच्चा है। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं सच्ची हूँ तो मैं अपने विचार बोलकर ये कह दूँ कि मेरे सिवाय सभी गलत हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद है, आज जो सत्य है वह हमेशा सत्य नहीं रह सकता। कई बार जो विचार आज स्वायत्ता नहीं है वो आने वाले समय के लिए मूल मान हो सकते हैं। यानी कि जो विचार हम आज बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो 100 साल बाद वही रहेंगे या फिर वही सत्य रहेंगे, वो बदल भी सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो विचार आज गलत लग रहे हैं वो 100 साल बाद वही विचार सही लगने लगे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपके कुछ सुरक्षा के उपाय यहाँ पर दिए हुए हैं। स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, यानी कि हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो उसमें हम काफ़ी सारे ऐसे जो भी कार्य होते हैं वो कर सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता है हमें अपनी चीज़ें करने के लिए। ठीक है, और उसमें हम बहुत सारी चीज़ों का सहारा ले सकते हैं अगर हमारी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो। मौलिक अधिकारों का प्रावधान हमारे लिए है हमारे संविधान में। कानून का शासन है, इसीलिए कानूनी जो प्रणाली है वो अपनाई गई है। इसीलिए क्या होता है कि हम कानून का, न्यायालय का जो साथ है उसे लेकर हम अपनी जो अधिकार है उसकी रक्षा कर सकते हैं। न्यायालय की स्वतंत्रता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, इनकी शक्तियाँ बटी हुई है हमारे यहाँ पर, ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति के पास पूरी शक्ति है, सभी में बटी हुई। प्रधानमंत्री है, सीएम है, ठीक है, पूरा मंत्री परिषद होता है, राष्ट्रपति होता है, तो कितनी सारी चीज़ों में शक्तियाँ बटी हुई हैं। उसके बाद है शक्तिशाली विरोधी दल भी होते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज़ भी होती हैं। ठीक है, आर्थिक जो समानता है वो होनी चाहिए, विशेषाधिकार न हो और जागरूक जनमत हो। यानी कि जो हम कर रहे हैं हमारे लिए कुछ जागरूक ऐसी जनता होनी चाहिए। जनमत क्या है, जनता का हमारे साथ साथ हो, जनता का साथ हो हमारे लिए, तब जो है हम अपनी स्वतंत्रता की क्या कर सकते हैं, रक्षा जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिर आपके प्रश्नावली आ गई है, तो यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। एंड क्या करना है कि टेलीग्राम ग्रुप जो है यूनिक क्लासेस के नाम से, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसे जाके ज्वाइन करो फटाफट से। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से, उसे भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और क्या करेंगे, एक छोटी सी कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। और एक और छोटा सा काम कर सकते हैं आप, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।